नमस्कार। बैटल ऑफ बंगाल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और लेफ्ट का जो गठबंधन है बंगाल के अंदर, उसका मुख्य उद्देश्य होगा सत्ता विरोधी वोटों को बीजेपी की तरफ जाने से रोकना। उधर ममता सरकार को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि खेल मंत्री रतन शुक्ला ने इस्तीफा दे दिया है मंत्री पद से। इसके साथ साथ शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा है कि बंगाल के अंदर जो किसानों का बुरा हाल हुआ है वो सिर्फ ममता बनर्जी की वजह से ही हुआ है। इन्हीं सब विषयों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, लगातार ममता बनर्जी को झटके लग रहे हैं। इसके साथ साथ सीताराम येचुरी ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन है उसका उद्देश्य यही होगा कि बीजेपी की तरफ जो वोट है उनको जाने से रोका जाए। देखिए, एक कहावत है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये भाई साहब हैं कौन? वामपंथी तो वहां पे थर्ड फोर्थ नंबर की पार्टी हो गई है। 35 साल तक राज करने के बाद, ये देखिए कितनी शर्मनाक बात है किसी भी पार्टी के लिए कि आप 35 साल तक जिस राज्य में आप शासन करते हैं जी, जिस राज्य के ऊपर पूरी तरीके से आपने कंट्रोल कर रखा था, वो पार्टी आज ये कह रही है कि हम चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, सरकार बनाने के लिए हम चुनाव नहीं लड़ रहे, हम बीजेपी सत्ता में ना आए इसके लिए चुनाव लड़ेंगे और ममता बनर्जी को जिताने के लिए। जी, इसका मतलब यही है कि ममता बनर्जी की बी टीम बनकर के कांग्रेस पार्टी और वाम मोर्चा बंगाल में चुनाव लड़ी। इसलिए मैंने कहा ये अजीबोगरीब स्थिति, ये तो कहीं है ही नहीं। इसका मतलब आज सीताराम येचुरी के बयान से साफ हो गई एक बात कि बंगाल में वामपंथियों का अस्तित्व बिल्कुल 0/सन्नाटा, निल, खत्म हो चुकी है ये पार्टी। और आपने किसके साथ गठबंधन किया है? जो ऑलरेडी आईसीयू में बैठी हुई है जो पार्टी, कांग्रेस पार्टी और वाम मोर्चा दोनों मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। और इस मोर्चे के जो सर्वोच्च लीडर हैं सीताराम येचुरी, वो ये कह रहे हैं कि हम चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे। अरे ये तो जो छोटी से छोटी पार्टियां होती है, चुनाव से पहले कहती कि हमारी इतनी सीटें आएंगी, हम जीतेंगे, हम सरकार बनाएंगे। और ये एक दो नेशनल लेवल की पार्टी जो दिल्ली में भी राजनीति करती है, दिल्ली में भी चक्का जाम करवाती है, किसान आंदोलन करवाती है, इतनी बड़ी बड़ी बातें ये लोग करते हैं। और ये दोनों, एक राहुल गांधी की पार्टी और ये वामपंथियों की पार्टी, ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जो कांग्रेसी इकोसिस्टम, ये बंगाल में चुनाव से पहले ही इन लोगों ने हार स्वीकार कर लिया। और ये ममता बनर्जी की सरकार फिर से कैसे बन जाए उसके लिए वो काम करेंगे। और इसलिए एक, इसको कह सकते हैं राजनीति में एक बेहुदा सा बयान जो आया है उनकी तरफ से कि जो सरकार के खिलाफ जितने भी वोटर्स हैं, जो एंटी इनकम्बेंसी की वजह से जो ममता बनर्जी को खत्म करना चाहते हैं, वो वोट बीजेपी में ना जाए, उसको हम ले लेंगे। मतलब जीतेंगे नहीं, सिर्फ बीजेपी का वोट काटेंगे। तो ये दोनों नेशनल पार्टी का रोल बंगाल के चुनाव में वोट कटुआ पार्टी का हो गया। ये ऑफिशियल बयान, इसका मतलब यही है। जी। और जिस तरीके से लक्ष्मी रतन शुक्ला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो उसे किस तरीके से देखा जा रहा है? क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो राजनीति से ही किनारा करना चाहते हैं, इस वजह से उन्होंने ऐसा किया है। देखिए, लक्ष्मी रतन शुक्ला के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी में आने वाले हैं जी। और शुभेंदु अधिकारी जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो कई सारे टीएमसी के लीडर्स के अंदर ये डूबती हुई नैया से जंप करके एक जो जीत की ओर अग्रसर हो रहा जो जहाज है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें वो जंप करने के मूड में है। तो इनकी इस्तीफे की बात पिछले 2 महीने से चल रही है जी। लेकिन आज उन्होंने फॉर्मली कहा कि भाई हमें इस्तीफा देना है। भाई इस्तीफा क्यों दे रहे हो? 3 महीने के बाद चुनाव है,
मंत्री को इस्तीफा देता है। इसका तो सिंपल, ये तो आंख बंद करके भी जिसे राजनीति समझ में नहीं भी आती है उसको भी ये बात समझ में आ जाएगी कि भाई साहब ये जो है ये डूबती हुई नाव से जो है जंप कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, ममता बनर्जी को एक और झटका, एक और मंत्री जी गायब है, वो कोई नाम है उनका, राजीव बनर्जी, वो गायब हैं, उनको वो मिल ही नहीं पा रहे हैं, वो कहाँ हैं, ना मीटिंग में आ रहे हैं, ना किसी से मिल रहे हैं, ना किसी से, उनके बारे में भी कहा जा रहा है। और तो और बताया ये जा रहा है कि 40 से 50 ऐसे विधायक हैं टीएमसी के जो भारतीय जनता पार्टी में आना चाह रहे हैं, और इन सब के साथ भारतीय जनता पार्टी इनको स्क्रूटनाइज कर रही है। क्योंकि हुआ ये है, कभी तो और भी एक्सोडस होता, ये सीधे सीधे जो कूद के ये लोग सब बीजेपी में आज आ गए होते। क्योंकि ये जो शुभेंदु अधिकारी जैसा बताया ना भाई, वो 40-50 जो कंस्टिट्यूएंसी है विधायक की, उस पर इनकी पकड़ है, इनके परिवार की पकड़ है जी। और ये सब का सब ये पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया है। तो जो लोकल एमएलएज हैं उनको मालूम चल रहा है कि अगर शुभेंदु दादा नहीं है उनके साथ तो टीएमसी की टिकट मिल भी जाती है तो हार जाएंगे जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से नेक टू नेक, एक तो उनका पहले ही अगर शुभेंदु अधिकारी नहीं भी बीजेपी में आते तब भी उनकी लड़ाई किससे होती? भारतीय जनता पार्टी से। बिल्कुल आमने सामने की टक्कर होती जी। अब जब इनका जो सबसे बड़ा लेफ्टिनेंट जो सिपा सलार है वही बीजेपी में चला गया तो इन लोगों की तो हालत खराब हो गई। भाई अब जीतेंगे कैसे? बाकी राजनीति तो बाद में, विचारधारा और ये सब चीजें तो बाद में होगी, लेकिन चुनाव जीतेंगे कैसे, तो इसको लेकर के एक तो बात चल रही है। दूसरी समस्या भारतीय जनता पार्टी में ये हो रही है कि जो तमाम टीएमसी के लोग जो कूद कूद के आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो भारतीय जनता पार्टी के काडर भी अब ये सवाल पूछने लगे कि भाई ये कैसे क्या कर रहे हैं? ये लोग कल तक हमें पीट रहे थे, मार रहे थे, घर घुस में ये सारे लोग टीएमसी के ये गुंडागर्दी करते थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और अचानक से ये लोग हमारी पार्टी में आ जा रहे हैं, तो ये कैसे इसको एडजस्ट किया जाएगा जी। तो ये अमित शाह की प्लानिंग को देखिए कि हर जगह आप देखिए किस तरह से कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए, बाहर के लीडर्स को लाया गया जो बैठ करके इसे निगोशिएट कर रहे हैं कि किस जगह पे भारतीय जनता पार्टी के पास अच्छा उम्मीदवार है, तो जिस जगह पे अच्छा उम्मीदवार होगा वहां टीएमसी के एमएलए को नहीं लिया जाएगा। जहां ऐसा लग रहा है कि भाई ये कंस्टिट्यूएंसी हमारे किसी काम का नहीं है, यहां हम नहीं जीत सकते, यहां हमारे पास उम्मीदवार नहीं है, यहां का वोट का जो सिस्टम है, वहां पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो बाकी जो समीकरण होते हैं वो बीजेपी के हक में नहीं है, तब वहां पे वो टीएमसी के आदमी को लेकर के आ जाएंगे, वो टीएमसी का कुछ वोट लेकर के आएगा, बिल्कुल एक टफ कंपटीशन होगा। तो ये सारे जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन को जो है लगाया जा रहा है, और साथ ही साथ जो काडर्स हैं, काडर्स को बाकायदा वहां पे आरएसएस के द्वारा डिसिप्लिन भी किया जा रहा है। कई कई जगहों पे ये बवाल मचा था। अब भारतीय जनता पार्टी को यह तय करना है कि किस रेशियो में, किस इलाके में, किस लीडर को भारतीय जनता पार्टी में लेकर के आना है। और इसलिए ये जो अचानक से ये जो 110 का जो मसला जो है, क्योंकि वो आसनसोल में वो मसला खराब हो गया था, उसका मंत्री वहाँ का जो लोकल एमएलए था वो बीजेपी में आया, तो यहाँ से तो बाबुल सुप्रियो ने विरोध कर दिया कि भाई इस आदमी को नहीं लाना है इधर। जी बिल्कुल। हाँ, ये जितेंद्र तिवारी जो है ये अब तक जो है वो बहुत घूर विरोधी रहा है उनका, तो उसको वापस करना पड़ा। तो जैसे ही जितेंद्र तिवारी वापस गए तो भारतीय जनता पार्टी ने इस चीज़ को कंट्रोल करना शुरू किया है। और इसका रेमिफिकेशन क्या हो रहा है? रेमिफिकेशन ये हो रहा है कि जिस तरीके से तृणमूल के अंदर बवाल मचा हुआ है, खलबली मची हुई है, तो कई सारे एक्सपर्ट्स भी, पॉलिटिकल लीडर्स भी, लोग ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार अगर फ्लोर टेस्ट पे जाए, उनको कहा जाए कि अभी बहुमत सिद्ध करें, तो वो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएंगी। और ये बात कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं वहां पे। बिल्कुल। अधीर रंजन चौधरी को एक नई
जिम्मेदारी दी गई है कि जो वाम मोर्चा के साथ जो गठबंधन हो रहा है उसका वो कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे, सीट बंटवारे से लेकर के सारा कुछ। मतलब ये कि अधीर रंजन चौधरी को फुल हैंड जो है कांग्रेस पार्टी ने दे दिया कि भाई आप अपने हिसाब से उसको करो। तो ये सारी चीज़ें हो रही है और दिन ब दिन ममता बनर्जी की स्थिति खराब होती चली जा रही है और ममता बनर्जी को रीथिंक करना पड़ रहा है कि जिस वो नीतियों पे वो काम कर रही थी, जिस तरह की पॉलिसीज पे वो काम कर रही थी, वो अब साफ साफ नजर आ रहा है कि वो फेल हो रहा है। इनकी ये जो बात कि भाई मोदी को घुसने नहीं देना है, अमित शाह आउटसाइडर है, ये लोग बाहरी लोग हैं, ये कार्ड उतना अब काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो मनीष जी, जैसा कि आपने कहा, तो ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी जो है वो पीएम किसान स्कीम जो है उसे बंगाल के अंदर लागू करेंगी। हाँ, उन्होंने घोषणा कर दी क्योंकि लोग सवाल पूछने लग गए। बहुत सारे टेलीविजन चैनल पे वो रिपोर्ट आने लग गया कि भाई बंगाल के किसान ने क्या दुश्मनी की है ममता बनर्जी से, जो उनकी फाइल को जो है वहां पे लटकाया गया है जी। और वो क्या हो रहा था। ये जो पूरा जो देखिए, ममता बनर्जी एक इसको कह सकते हैं कि एक आंदोलन से उपजी हुई लीडर थी, जिसकी वजह से वो सत्ता में आई और वो सत्ता आने के बाद और किसान के मदद से ही आई थी। किसानों के और जमीन के मुद्दे को ही लेकर के उन्होंने नंदीग्राम और ये सिंगूर का जो आंदोलन किया और उसके बाद यहाँ तक पहुंची। और किसानों को ही, जो पूरे देश के किसान को जो फायदा हो रहा है, वो बंगाल को डिनाई कर रही है। तो ये जो भाई मोदी को नहीं घुसने देना, मोदी को नहीं आने देना, और ये इसकी मोदी सरकार का भी अपना काम करने का तरीका बड़ा अजीब है। वो किसी राज्य में घुस करके वहां के किसानों को मदद तो करेगी, लेकिन पहले की तरह कांग्रेस पार्टी के रिजीम की तरह पैसे वो राज्य सरकार के हाथ में नहीं देती। वो कहती कि भाई आप लिस्ट दे दो, बैंक अकाउंट दे दो, हम यहां से सीधे एक बटन दबाएंगे और सबके खाते में जाएगा। जी। और ममता बनर्जी बोल रही कि पैसा हमें दो। जो मेन झगड़ा ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच है वो इसी बात को लेकर के है। जैसे एम्फान का जो रिलीफ की जो बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई क्या क्या हुआ, किसको किसको देना है, किस किस घर को कितने पैसे देने हैं, आप लिस्ट दे दो, आप पैसे आप बता दो, उनके बैंक अकाउंट्स नंबर दे दो, जी। केंद्र से पैसा उनको डायरेक्टली चला जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी ने तो एक तो तामझाम बना रखा है, सिंडिकेट, तो कट मनी, तो बिना ये सब चीज़ के, बिना घूसखोरी, बिना पैसा दबाए हुए तृणमूल कांग्रेस वहाँ मूव करती नहीं है। तो इसको लेकर के वो अब रिथिंक कर रही है, क्योंकि तो अनपॉपुलर डिसीजन हो गया। क्योंकि उनको मालूम है कि ये पूरे गांव-गांव में घूम घूम के वो बताया जाए कि पूरे देश भर में किसान जो है वो पैसा पा रहे हैं, सिर्फ ममता बनर्जी ने रोक रखा है। तो इसलिए वो सारे तमाम जो पॉलिसीज, जो हट था ममता बनर्जी के, जो अकड़ थी, जो हेकड़ी थी, वो अब धीरे धीरे गायब हो रही है। जी। और जिस तरीके से मनीष जी शुभेंदु अधिकारी ने कहा है ममता बनर्जी के लिए कि जो खस्ता हाल हो रहा है किसानों का बंगाल के अंदर, वो ममता बनर्जी की वजह से हो रहा है, तो इसके पीछे क्या तर्क है? देखिए, ये वही तर्क है कि किसानों को आप पैसे नहीं दे रहे, किसानों के लिए आपके पास कोई स्कीम नहीं है। किसान जो है बेचारा, उसके पास खेत भी होता है, लेकिन आप देखिए किसी भी महानगर में चले जाइए, आपको काम करने वाले, सब्जी बेचने वाले, रिक्शा चलाने वाले आपको बंगाल के मिलेंगे। लेबरर्स जितने आपको मिलेंगे, मजदूर मिलेंगे आपको, वो बंगाल के मिलेंगे। क्यों? वो क्यों माइग्रेशन हो रहा है? ये तो कलकत्ता, ये तो वेस्ट बंगाल, तो पहले आप ये समझिए आज़ादी के समय तो देश भर से लोग कलकत्ता जॉब खोजते हुए पहुंचते थे। अब बंगाल से लोग जॉब खोजने के लिए बाहर भाग रहे हैं। जी। तो ये तो बदलाव आया है, और इसीलिए शुभेंदु अधिकारी जिस इलाके से आते हैं, ये वही इलाका है जहां नंदीग्राम है, जहां ममता बनर्जी को सबसे ज़्यादा समर्थन मिलता था। अब उस जगह पे वो खड़े होकर के तो बोलेंगे कि भाई कि नंदीग्राम में कुछ नहीं हुआ, ये जो किसानों के लिए जो है ममता बनर्जी ने आंदोलन किया था, अब उसके बाद मुख्यमंत्री बन गई, उसके बाद किसानों को वो भूल गई, केंद्र सरकार कुछ कर रही है, ये होने दे नहीं रही है। तो इसीलिए ममता बनर्जी के खिलाफ ये एक पोटेंट हथियार बनता चला जा रहा था। जी। शुभेंदु अधिकारी घूम घूम करके इस बात को कैंपेन कर रहे थे कि ममता बनर्जी किसान विरोधी है, इसलिए ममता बनर्जी बहुत सारे अपने डिसीजंस में यू टर्न ले रही है। जी। और उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ममता पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि ममता सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि बंगाल के अंदर कोई भी कारोबारी निवेश करने से हिचकिचाता क्यों है। देखिए, वो तो सौरभ गांगुली की तबीयत
ख़राब हो गई थी, तो उसको वो देखने के लिए गए, और वो खुद मिनिस्टर फॉर स्टेट्स, जी वो वित्त मंत्री हैं, जी तो वो सही सवाल उन्होंने उठाया। और ये सवाल उठाना बहुत ही लाजमी है कि आप सारा कुछ कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि भाई बंगाल तरक्की कर रहा है, आप फर्जी डाटा दे रहे हैं लोगों को भरमा रहे हैं, तो भाई ये सवाल तो पूछना लाजमी कि भाई कितने इन्वेस्टमेंट आए, कितनी नई कंपनियां खुली। अगर आप वहाँ के बंगाल के लोगों को जॉब देना चाहते हैं, वहाँ पे आर्थिक उन्नति बंगाल का चाहते हैं, तो कुछ तो कैपिटल आएगा, निवेश आएगा, कंपनियां खुलेंगी, तब तो जॉब मिलेगा। सरकार के पास तो कम है नहीं। तृणमूल कांग्रेस जो है वो अपना कार्यकर्ता बना करके वो घूसखोरी कट मनी से तो भले ही लोगों के पेट को भर सकती है, कार्यकर्ताओं के, लेकिन आम आदमी कहाँ जाएगा जी। तो ये इस तरह के सवाल ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए बड़े ही अनकंफर्टेबल है, क्योंकि पिछले 10 साल में ना वहाँ पे कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस तरीके से हुआ, ना वहाँ इंडस्ट्री आई, ना निवेश आया, ना कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ। आप ये तो छोड़ दीजिए, जो कुछ जैसे कलकत्ता के पास न्यू टाउन और राजरहाट में इंडस्ट्रीज़ वगैरह को बनाने के लिए एक अलग तरीके से उसको डेवलप करने का प्लान था, वो वैसा ही पड़ा हुआ है, कुछ नहीं। वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी बन रहा है, लोग जो है हाँ वहाँ पे जहाँ पे इंडस्ट्री बनना था, जहाँ पे ऑफिसेज खुलने थे, जहाँ पे एमएनसी जाना था, अब वहाँ पे लोग घर बना करके अपना वहाँ पर रह रहे हैं। तो ये एक दिक्कत है, और ये सारे सवालों का जवाब ममता बनर्जी को तो देना होगा, क्योंकि 10 साल वो चीफ मिनिस्टर रही हैं। वो हिंदू मुसलमान, बंगाली नॉन बंगाली, इनसाइडर आउटसाइडर, बांग्लादेश, मुसलमान हिंदू, दुर्गा पूजा, ईद, ये सब करके अब वो चुनाव में लोगों से वोट नहीं मांग पाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो ममता बनर्जी एक तरफ पीएम किसान स्कीम को बंगाल के अंदर लागू करने के लिए तो राजी हो ही गई हैं, और दूसरी तरफ जिस तरीके से वो कृषि कानूनों का विरोध कर रही हैं, तो उन्हें ये याद होना चाहिए कि 2006 में जब वो सिंगूर के अंदर किसानों के समर्थन में खड़ी थी, अनशन कर रही थी, तब कोई और नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने ही उन्हें जूस पिलाकर उनका अनशन तुड़वाया था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।